आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो संविधान की समितियों से है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो संविधान की 8 प्रमुख समितियों का था। उन 8 प्रमुख समितियों में से एक महत्वपूर्ण समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति कहते हैं, आज का लेक्चर प्रारूप समिति से। एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें, फिर इसके बाद लेक्चर विस्तार से। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो अध्यक्ष और 6 सदस्यों को मिला दें तो कुल 7 सदस्य बैठते हैं, इसलिए इसे 7 सदस्यीय कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। काम बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसका। पहले सदस्य हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य डॉक्टर के एन मुंशी, चौथे सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथे सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें सदस्य हैं एन माधवराव और छठे सदस्य टी कृष्णामाचारी। आप इन दोनों के सदस्यों के नाम के सामने देखें, एक एक और नाम लिखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया तो उस गठन के समय कुल 7 सदस्य इस समिति में रखे गए, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में नीचे के जो 2 सदस्य थे, पहले सदस्य बीएल मित्र, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, बीमारी के कारणों से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया प्रारूप समिति से। तो बीएल मित्र की जगह, जो स्वास्थ्य कारणों से जिन्होंने इस्तीफा दिया था, इनकी जगह किसको रखा गया? एन माधव राव को। इस बात का ध्यान रखना। दूसरे सदस्य जो उस समय चुने गए थे 29 अगस्त 1947 को, डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और इस वजह से इनकी जगह टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति में सदस्य चुन लिया गया। तो इस तरह से कुल 6 सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। इस तरह से कुल 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अब आप सोचेंगे, संविधान सभा का गठन कर लिया गया था 1946 में ही, यानी आज़ादी से पहले। तो फिर प्रारूप समिति का गठन आज़ादी के बाद हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। उसके बाद जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। आइए इसके पीछे का कारण देखते हैं। सभी 8 प्रमुख समितियों में एक मेजर समिति प्रारूप समिति थी। इस समिति का गठन 1947 में 29 अगस्त को किया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। लेकिन आप इससे पहले देखिए, इसका जो कार्य था, सभी समितियों का अपना अलग अलग कार्य था, आप सबको पता है। प्रारूप समिति का कार्य सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि प्रारूप समिति का जो कार्य था वो संविधान की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करने का था। यानी पूरी की पूरी एक तरह से शिल्पकार जिसे कहते हैं, यानी इसी वजह से बाबा साहब को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार करी। संविधान कैसे होगा, किस किस चीज़ों को शामिल किया जाएगा और जो अन्य लोगों को दायित्व दिया गया है
उनके द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेदों में ये भी ध्यान रखना था कि कहीं किसी अनुच्छेद से भारत के संविधान की मूल उद्देश्य, जो मूल आत्मा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, किसी भी अनुच्छेद से उसकी अवहेलना तो नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य इनका खुद का तो काम था ही, इसके साथ साथ पूरे संविधान की रचना का प्रारूप कैसा होगा, क्या क्या शामिल किया जाएगा, और जो शामिल किया जा रहा है वो भारत के संविधान की मूल उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा कि नहीं कर रहा, पूर्ति अगर नहीं कर रहा तो कहीं इसकी अवहेलना तो नहीं कर रहा। इन सारे बिंदुओं पर नज़र रखने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अब आप सोचेंगे 7 सदस्य थे तो केवल बाबा साहब को ही श्रेय देना क्यों उचित है, इसकी भी चर्चा लास्ट में हम कर लेंगे। वास्तव में इसके सच्चे हकदार थे बाबा साहब, जिन्होंने भारत के संविधान के लिए इतनी मेहनत की। आइए देखिए, ये जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में ऊपर के आप देखो 4, ऊपर के 4 सदस्य एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी इन दोनों की जगह चुने गए थे। इन सब में से टी.टी. कृष्णामाचारी जो थे, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो बाबा साहब की उपयोगिता और महत्ता को दर्शाता है। टी.टी. कृष्णामाचारी जबकि खुद प्रारूप समिति में एक मेंबर थे, इन्होंने कहा था कि कहने को तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हैं, कहने में तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीच में चल बसे, 2 दिल्ली से बाहर थे और 2 विदेशों में जा बसे। तो इस तरह से प्रारूप समिति की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कार्य था उसको अधिकतम अकेले, यूँ कहें कि लगभग अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस जिम्मेदारी को निभाया। इस वजह से इन्हें भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पीकार भी कहा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितना जिस लिए किया है ईमानदारी से, तो उसका श्रेय उसको मिलना ही चाहिए। आइए, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। आप देखिए, 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन के बाद बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को संविधान सभा में रखा जाए, लेकिन 2 नाम हमने यहाँ नीचे लिखे हैं, आप ध्यान दीजिए। एक नाम हमने लिखा है जोगेंद्र नाथ मंडल का और दूसरा नाम लिखा है हमने M.R. जयकर का। तो ये पहला नाम जो हमने जोगेंद्र नाथ, इसको जूम करिए, जोगेंद्र नाथ मंडल जो नाम हमने लिखा है, ये जोगेंद्र नाथ मंडल ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के लिए, जो ये खुद चयनित किए गए थे, इनका निर्वाचन हुआ था जोगेंद्र नाथ मंडल का। ये जोगेंद्र नाथ मंडल ही थे जिनकी दिली इच्छा थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा का हिस्सा बने। तो इस जोगेंद्र नाथ मंडल ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने निर्वाचन से इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी जगह जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि पश्चिम बंगाल प्रांत से आते थे, कहाँ से आते थे, किस विधानसभा का ये प्रतिनिधित्व करते थे, पश्चिम बंगाल। तो 1946 में पश्चिम बंगाल प्रांत के जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने निर्वाचन से इस्तीफा दिया और इनकी जगह पश्चिम बंगाल प्रांत निर्वाचन क्षेत्र से बाबा साहब का चयन संविधान सभा के लिए किया गया। अब देखिए दूसरी विडंबना देखिए, 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल जी के इस्तीफा देने के बाद इनका उनकी जगह चयन कर लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1947 में देश का हो गया बंटवारा। 1947 में देश का बंटवारा हो गया। अब वो जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था,
अब दो हिस्सों में बट गया देश, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो वो वाला जो क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान में। किसके पास चला गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो वो जो हिस्सा, जिस हिस्से से बाबा साहब चुने गए थे, वो हिस्सा चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के बाद अब या तो बाबा साहब पाकिस्तान की संविधान सभा के मेंबर रहते, या तो यहाँ से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता। ऐसे समय में, हालांकि शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस में रहें? संविधान सभा में रहे। लेकिन 46 में जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दे करके अपनी जगह इनका निर्वाचन कराया, तो उसके दौरान बाबा साहब की जो कार्य थे, जो डिसीजन की क्षमता थी, जो इनकी पोटेंशियल थी, इसको देख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही प्रभावित थे। और स्वतंत्रता बंटवारे के बाद जब उनका निर्वाचन पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, हालांकि बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बन गया, वो बाद की बात है, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, बाबा साहब का संविधान सभा में होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये हैं साहब M.R. जयकर। ये भी, इनकी भी दिली इच्छा थी कि बाबा साहब को संविधान की समितियों में रहना चाहिए। तो इन्होंने M.R. जयकर ने अपने निर्वाचन से इस्तीफा दिया। वो कहाँ से थे? वो बम्बई के पूना सीट से थे। कहाँ से थे? बम्बई के पूना सीट से थे। तो पहले बाबा साहब का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल प्रांत से हुआ था। अब बाद में आज़ादी के बाद दोबारा इनका चयन करना पड़ा, तो कहाँ से हुआ? बम्बई की पूना सीट से। बम्बई की पूना सीट से निर्वाचन हुआ। फिर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए और इन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल भारत की संविधान के निर्माण में दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब की काबिलियत और उनकी मेहनत और उनकी योग्यता का पूरा जिसे कहते हैं सदुपयोग संविधान सभा ने उनके कार्यों से संविधान के निर्माण में लिया। अब देखिए, 29 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद जब ये यहाँ से चयन कर लिए गए बम्बई के पूना सीट से, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया, लेकिन उस दिन कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य अगले दिन से शुरू हुआ, यानी इनकी पहली बैठक, यहाँ से देखो आप, नीचे हमने लिखे हैं पहली बैठक एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को हुई। फिर इस 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक हुई, कार्य योजना तैयार की गई और उस पर काम शुरू हुए और पहला प्रारूप तैयार करके दिया गया 21 फरवरी 1948 को। अब यहीं पे रुकिए, पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया? प्रारूप समिति के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ये उत्तर गलत है, पहला प्रारूप तो दिया गया था BN राव के द्वारा, तो आप उन्हें क्लियर कर देना कि पहला प्रारूप केवल दिया गया था संवैधानिक सलाहकार होने के नाते BN राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने 60 देशों का, कितने? 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक प्रारूप बनाया था 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का। ध्यान रखना, BN राव पहला प्रारूप लाए थे संविधान का 243 अनुच्छेद के साथ, 13 अनुसूचियों के साथ, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद। लेकिन हम आपको बता दें, यह प्रारूप समिति के द्वारा नहीं लाया गया था, केवल यह प्रारूप, पहला प्रारूप BN राव के द्वारा लाया गया था, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इस वजह से पहला प्रारूप अगर समिति के द्वारा पूछे, तब आप इस 21 फरवरी का नाम बताना। पहला प्रारूप किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा लाया गया।
और जब यह 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप लाया गया तो लोगों ने इसमें बहुत सारी कमियां निकाली, बहुत सारे संशोधन के सुझाव सुझाए कि इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। ये पक्ष छूट गया तो प्रारूप समिति ने उन सभी सुझावों को माना और फिर बैठक की, यानी कुल मिलाकर के पहली बैठक से तीसरी अंतिम जो प्रारूप लाया गया उसके बीच में कुल 141 बैठकें हुई। 141 समझ लो कितनी लंबी बैठकों का दौर चला था इस संविधान के प्रारूप समिति को संविधान का जो पूरा प्रारूप है इसको लाने के लिए। पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को। पहला प्रारूप समिति के द्वारा कब लाया गया? 21 फरवरी 1948 को। दूसरा प्रारूप कब लाया गया? 26 अक्टूबर 1948 को। फिर इसमें संशोधन की गुंजाइश की गई, सब कुछ किया गया और जब पटल पे रखा गया सबके सामने, सबसे सुझाव मांगे गए तो आप विश्वास नहीं करोगे लगभग 7000 से अधिक संशोधन और सुझाव दिए गए। लेकिन उस कमेटी का बड़कपन देखिए, उन्होंने इतने मेहनत के बाद भी जो ड्राफ्ट तैयार करके लाए थे, जो प्रारूप तैयार करके लाए थे, उन्होंने सभी सुझावों का अध्ययन किया और उसमें जो सुझाव मानने लायक थे, जो संशोधन करने लायक थे, फिर भी उन्होंने 2473 संविधान के अंदर बनाए हुए के अंदर संशोधन करके फाइनल ड्राफ्ट जो प्रारूप लाते हैं वो लाया इन्होंने 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को ये फाइनल प्रारूप लाया गया जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको पहली बार संविधान सभा के समक्ष 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समिति के सामने रखा गया। चर्चा परिचर्चा मशवरे के बाद इसको आंशिक रूप से इसके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया और पूर्णतः 26 नवंबर 1950 को जब हमारे देश को गणराज्य गणतंत्र घोषित किया गया, इसके संविधान लागू होने के उपरांत, यानी पूरी तरह से हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950। और तब से आज तक संविधान के अकॉर्डिंग देश चल रहा है, फल रहा फूल रहा और आज भारत के लोकतंत्र को इस संविधान के बदौलत, इस लिखित दस्तावेज, जीवन दस्तावेज की बदौलत दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र माना जाता है। तो इसमें हमारे संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान है और इस तरह से प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इस संविधान के निर्माण में। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी संविधान से रिलेटेड कोई और नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो अवश्य कीजिए और मन करे तो इसे शेयर भी कीजिए।